उन्होंने मेरी कविता के बारे में पूछा कि आप इसकी मणि की कविता के बारे में क्या सोचते हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को इवनिंग वॉक पे हम लोग थे। फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये अपने भाई की छाया से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे कविता में। इस तरह से उन्होंने जो है मेरे को कहा। तो मतलब मेरे लिए उस समय इट वॉज शॉकिंग। शॉकिंग दो तरह से था कि एक तो वो मेरे रियल बड़े भाई थे, तो ब्लड रिलेशन भी एक चीज़ होता है। तो अब उनसे मतलब उनसे दूर हटना मतलब कहीं ना कहीं एक इमोशनली भी आपको दूर हटना पड़ेगा, तब आप उनकी छाया से या उनके प्रभाव से आप मुक्त हो पाएंगे। तो लगभग फिर ये स्थिति हुई कि मैं लगभग एक तरह से कहना चाहिए कि डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है ना, एक साहित्य में डिप्रेशन जो हो जाता है कि आप आदमी एकदम से लिखना पढ़ना बंद कर देता है। या बहुत अपने साथ में जो लोग बहुत हाइट पर पहुंच जाते हैं उनको देख के भी उसके अंदर कई बार जैसे डिप्रेशन आ जाता है कि देखो वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अपन तो वही एक के वही है। तो एक ऐसा डिप्रेशन जैसा हुआ। तो 4-5 साल मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उसी बीच में मेरी जॉब भी लग गई थी ऑल इंडिया रेडियो में रायपुर में, तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने 5 या 6 साल लगभग बंद कर दिया, बिल्कुल लिखना ही बंद कर दिया। और वो एक तरह से खुद को दूर करने का भी एक कोशिश थी, मतलब कि अपने भाई से। तो उसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ अलग, थोड़ा सा अलग तरह से कुछ आए तब तो कोई बात बने। तो उस समय ये शिल्प मतलब धीरे से ऑटो आया, अपने आप आया ही। लेकिन उसको जब बहुत लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया कि छोटी कविता मतलब एक तरह की एक ब्रांड नेम जैसा बनना शुरू हो गया कि भाई ये अगर छोटी कविता तो ये मणिमोहन की होगी, इस तरह से। तो उसमें फिर थोड़ा सा मज़ा भी आने लगा, आनंद भी आने लगा। और एक दूसरा कारण जो छोटी कविताओं का फिर उसे कंटिन्यू रखने का हुआ, वो एक तो थोड़ा सा स्वभाव भी है। कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ मैं कॉलेज में, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत 40 मिनट भी बोल लीजिए आप, 1 घंटा भी व्याख्यान दे दो अरिस्टोटल पर, कीट्स पर, सब पर। लेकिन सामान्यतः मैं कम बातचीत करता हूँ, मतलब जो है। और जहाँ मन नहीं मिलता वहाँ तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मौन मौन रहता हूँ मैं। कम बोलने की आदत है। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो सबको आपको हंसी आ रही होगी कि यहाँ तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः मैं मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करता कि क्या बेकार में अपना भेजा खराब करो। ठीक है, आदमी जो सोच रहा है सोचता रहे वो। तो थोड़ी सी एक वो कम बोलने की आदत रही। और फिर जो है जब विश्व कविता का अनुवाद से जुड़ा मैं, मतलब एक उसमें ये फैक्टर भी रहा छोटी कविता के पीछे। तो उसमें बहुत सारे जो यूरोपियन पॉइट्स रहे, बहुत सारे जो ब्लैक अमेरिकन पॉइट्स रहे, मतलब जैसे लैंगस्टन ह्यूज है, इधर जो है रशियन पोइट्री तरफ आप जाएंगे तो वीरा पावलोवा है। तो ऐसे बहुत सारे जब उनको ट्रांसलेशन मैंने करना शुरू किया, मतलब वीरा पावलोवा ने तो अपनी एक डायरी में एक लिखा भी है कि कविता में सिर्फ उतने ही जरूरी शब्द होना चाहिए जैसे आप यात्रा पर जाते हैं तो सूटकेस में अपना सामान रखते हैं, तो बहुत ज़रूरी सामान ही हम लोग रखते हैं। तो अतिरिक्त शब्द उसमें कविता में नहीं होना चाहिए। तो अनुवाद करते करते भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहिए। तो यह ज़रूर होता है कि छोटी कविता ऐसा लगता है कि मतलब बहुत जल्दी लिखा जाती होगी छोटी कविता। लंबी कविता है तो थोड़ा टाइम लगता होगा, थोड़ी सिटिंग लगती होगी। तो वो ज़रूर एक मिथ है। वो मैं इसलिए मिथ मानता हूँ कि वो कविता पता नहीं, मतलब आपके मन में कब से चल रही है आपको नहीं मालूम है, कितने दिनों से चल रही है, कितने महीनों से चल रही है। अब वो द मोमेंट जब वो आपने उसको लिखा है तो उसकी उम्र तो उधर तय हो रही है पंक्तियों से कि ये 5 लाइन की कविता है और आपने 2 मिनट में या 5 मिनट में इसको लिख दी। लेकिन उसकी जहन में, आपके दिल से और जहन के बीच में कितनी लंबी यात्रा होगी उस कविता की, वो केवल पॉइंट जानता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, कोई टाइम की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 45 मिनट बाद मतलब ऐसा घर में ही बैठे हैं ना। और बीच में किसी को बहुत जरूरी जाना हो तो जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कविता कैसे आती है, मतलब ये मैंने अपनी बात, आपकी बात का जवाब तो दे दिया, उसी को कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ। तो मेरी जो मतलब फैमिली है उसमें एक मेरा छोटा भाई है, तो उसकी फैमिली है और मदर फादर है मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर रहे हैं, अब तो रिटायर्ड हैं वो दोनों। तो वो लोग मेरे छोटे भाई के साथ रहते हैं सिटी में, जो पुश्तैनी हमारा मकान है। और मैं जो मेरा कॉलेज है उसके आगे एक कॉलोनी है, तो वहाँ मैंने अपना मकान छोटा सा ले लिया था, तो हम लोग वहाँ रहते हैं। तो एक बार मम्मी की जो है मेरी आँख का ऑपरेशन होना था, मोतियाबिंद का। तो वो डॉक्टर मेरे मोहल्ले में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होना है, तो मैंने कहा ठीक है हम बात कर लेते हैं, करा देंगे।
तो उनको ऑपरेशन कराया। इसके बाद जो है ऑपरेशन कराने के बाद शाम को मैं उनको घर छोड़ने जा रहा था अपनी गाड़ी से, कार से घर छोड़ने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो दवा और लेना है भैया। भैया बोलती है वो मुझे, घर में बड़ा भाई हूँ मैं, सबसे बड़ा बेटा। तो उन्होंने कहा भैया दवा और लेना है। तो मैंने एक मेडिकल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की, तो मैंने कहा लाओ पर्चा दे दो। तो उन्होंने पर्चा निकाला और पता नहीं क्यों, मतलब अनकॉन्शियस में, वो कोई जानबूझ के उन्होंने नहीं किया था, पैसा भी दे दिया मुझे उन्होंने निकाल के, मतलब एक 200 100 या 200 रुपये भी दे दिए उन्होंने, बड़े थोड़े नोट। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई, मतलब कि पैसा क्यों दे रही है मुझे। तो मैंने उनको ऐसे करके घूर के थोड़ा सा देखा, तो वो डर गई, उन्हें समझ में आ गया गलती हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बेटा वो क्या कि पर्स में से वो पैसे के साथ ही, वो पर्चे के साथ पैसे चले गए, पैसा मैं दे रही थी तुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन पता नहीं वो चलती रही मेरे दिमाग में, बहुत चलती रही। और वो इसमें भी होगी ये, इसमें वो कविता है कि एक बूढ़ी स्त्री ने, है ना, जब अपने बेटे की तरफ, है ना, अपनी दवा की पर्ची के साथ एक मुड़ा तोड़ा नोट भी बढ़ाया, तो एहसास हुआ कि ये दुनिया वाकई बीमार है। मतलब तो वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जैसा मिल गया आपको, एक पॉइंट कविता लिखने के लिए वो एक कोर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हो गया। जैसे होता है ना बहुत बार कविता के बारे में ये कहा जाता है कि एमर्सन का एक बहुत अच्छा वो है, लेख है, आप लोग सब पढ़िएगा उसे अगर कहीं मिल जाए तो। अदरवाइज आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करके भेज दूंगा। द अमेरिकन स्कॉलर करके एक आर्टिकल लेख है उनका, जो उन्होंने कहीं व्याख्यान दिया था किसी एक सोसाइटी में, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, एमर्सन ने। तो उन्होंने कहा था कि जब आपके मन में कोई विचार आए तो उसे लिख लेना चाहिए, तुरंत लिख लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप किसी सभागार में बैठे हुए होंगे और आपका वही विचार मंच पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति दोहरा रहा होगा और आप मूर्खों की तरह बैठकर वहाँ ताली बजा रहे होंगे। होता भी है ना, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। बहुत सारे मुक्तिबोध ने भी कहा है कि कई बार वो इतने अंधेरे कोने में चले जाते हैं थॉट हमारे, कि उनको पकड़ने में फिर हो सकता है सालों लगे। और ये होता है कई बार कि एक कविता का थॉट आपके अंदर आया और वो आप उस समय नहीं लिख पाए, उस समय किसी व्यस्तता में या कैसे भी किसी कारण से, तो मालूम पड़ा कि बाद में कहो 6 साल बाद वो थॉट लौट कर आएगा आपके पास। लेकिन इस बीच में पता नहीं वो थॉट किसने पकड़ लिया होगा। वो तो अनंत में यात्रा कर रहा है शब्द, तो अगर अपन यूँ मान के चले तो वो किसने पकड़ लिया होगा, किसने उसे गज़ल में कोई शेर बना दिया होगा, किसने कहानी में उसको प्लॉट को बदल दिया होगा, किसने कविता लिख दी होगी, है ना। तो इसलिए लिख देना चाहिए कविता। इस अर्थ में मतलब मेरा ये मानना है कि एक संगीत की तरह, मतलब एक रियाज भी है कि लिखते रहो। ये हम तय बाद में कर लेंगे कि कौन सी कविता किताब में जानी है, नहीं जानी है, पब्लिक डोमेन में कब हमें। फेसबुक पर बहुत बार तो इंस्टेंट राइटिंग होती है फेसबुक पर, तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो लेकिन उसे रियाज हमें करते रहना चाहिए। अच्छा।